हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आपने लास्ट क्लास में एचयूएफ कंपनी फर्म और बाकी पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिटरमिन करते हैं ये सीख लिया। अब इन्हीं पे बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो आपके मटेरियल में स्टडी नोट्स में जो मुझसे आपने लिया है उसमें लास्ट में चले जाइए तो आपको दिखेगा अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। इवन इफ यू डू नॉट हैव द नोट्स हैंडी इन योर हैंड, परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपके साथ साथ ही पढ़ूंगा तो टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन 6, द हेड ऑफिस ऑफ एक्स वाई अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक्स वाई क्या है? एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ है। इसका हेड ऑफिस सिचुएटेड है हांगकांग में। अच्छा, द फैमिली इज मैनेज्ड बाय वाई। अच्छा, एचयूएफ कहाँ पे सिचुएटेड है इस बात से फर्क पड़ता है क्या? उसका कर्ता कहाँ पे रहता है इस बात से फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, एचयूएफ रेजिडेंट कब कहलाती है? उसका डिसीजन मेकिंग कहाँ से हो रहा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, द फैमिली इज मैनेज्ड बाय वाई। अच्छा, सिंस 1980, who is resident in India in 4 out of 10 years immediately preceding the previous year 23-24। प्रीवियस ईयर 23-24 से पुराने 10 सालों में वो 4 साल रेजिडेंट था उसका जो करता है। ठीक है, मैनेज बाई वाई, वाई करता हो गया। एंड स्टेड फॉर मोर देन 729 डेज इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर, और वो खुद पिछले 7 सालों में 729 दिन से अधिक रहा है। Determine the status of the family for the assessment year 24-25 if the affairs of the family business are wholly controlled from Hong Kong। Affairs of the business मतलब डिसीजन मेकिंग कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, मैनेज हो रहा है, कह रहा है हांगकांग से मैनेज हो रहा है। तो अगर एचयूएफ की डिसीजन मेकिंग इंडिया के बाहर हो रही है पूरी की पूरी तो वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, दूसरा कहता है पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया से पार्टली कंट्रोल, पार्टली हो फुल्ली हो कुछ भी, थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया से है, थोड़ा सा भी डिसीजन मेकिंग इंडिया से है, तो फिर वो एचयूएफ क्या कहलाएगी? रेजिडेंट। और रेजिडेंट होते ही फिर करता 2 कंडीशन एडिशनल वाली सेटिस्फाई कर दिया तो ऑर्डिनरली हो जाएगी, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरली। आइए लिखते हैं कैसे आंसर लिखा जाता है इसका। आंसर 6 पार्ट 1। अब लिखिए एचयूएफ is said to be resident if control and management is situated wholly or partly in India। लेकिन यहाँ पे तो पहले कह रहा था हांगकांग में सिचुएटेड है ना पार्ट 1 में, तो आप लिखेंगे सिंस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन हांगकांग, एचयूएफ इज नॉन रेजिडेंट। चलिए हो गया काम। दूसरे पार्ट में पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। ठीक है, सिंस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ इज सिचुएटेड partly in India, since control and management of HUF is situated partly in India, therefore HUF is resident in India। Now we shall further determine if it is
ordinarily resident in India. An HF is said to be ordinarily resident if कर्ता satisfies, यही तो मेन सबसे बात है, if कर्ता satisfies both the additional conditions. क्या है वो both the additional conditions? कर्ता is resident in at least 2 out of 10 preceding PY. सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड। मैंने हमेशा कहा एडिशनल कंडीशन में ना डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं है, जो लॉ कहता है वो लाइन लिखिए और सेटिस्फाइड है कि नॉट सेटिस्फाइड है बस ये बता दीजिए, काम हो गया आपका। दूसरा क्या है? कर्ता स्टेज फॉर 730 days or more during 7 preceding PY। क्या 730 दिन या उससे ज़्यादा रहा है? क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है मोर देन 729 डेज रहा है, मोर देन 729 डेज। तो 729 दिन से अधिक रहा है तो मतलब कम से कम भी रहा होगा तो 730 दिन, 729 दिन से तो अधिक रहा है ना, यानी 730 दिन तो रहा ही होगा, तो यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब ये हो गया HUF is ROR, एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई ना। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आई एम टॉकिंग वे बैक, जब मैं फेस टू फेस क्लासेस लेता था तो उसमें एक बार एक बच्चे ने कहा था, मुझे वो बात याद आती है, और कुछ बातें ऐसी होती है ना जो कभी नहीं भूलती हैं, ठीक है, हमेशा याद रहती हैं। जब यहाँ पे बात थी ना कि मोर देन 729 डेज, तो मैंने तो बोला कि मोर देन 729 डेज का मतलब हो गया कम से कम भी 730 दिन तो रहा ही होगा इंडिया में। तो वो बच्चा कहता है नहीं सर, मोर देन 729 डेज लिखा है, मैं एज्यूम करता हूं कि 729 डेज 1 मिनट है, और अगर समय दिया गया है क्वेश्चन में तो फिर आप ही ने बताया था सर कि 24 घंटे को एक दिन कहा जाएगा, 729 डेज 1 मिनट अगर मैं एज्यूम कर लूं यहां पे तो ये 729 डेज ही हुआ, और इसलिए बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। मैंने कहा वाह क्या बात है। हमने कहा बेटा एक बात बताओ, एग्जाम में पास होना है कि नहीं? क्या जो बात आप कह रहे हो एजम्पशन 729 डेज 1 मिनट आप मानोगे? क्या आप खुद तैयार हो एग्जाम में लिखने के लिए ये बात? बताओ मुझे, आप लिखोगे एग्जाम में ये बात? कहता है नहीं सर ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगेगा। हमने कहा क्या एज्यूम करोगे तब 729 डेज और मोर? कहा 730 डेज। क्योंकि बेटा खुद तो सेटिस्फाई हो लो पहले, तुम खुद वो बात एग्री नहीं कर रहे हो जो तुम बोल रहे हो, बस तुम बोल रहे हो क्योंकि बोलना है, तो ऐसा मत किया करिए। लॉ में ना जब भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना तो लॉजिकल रहना पड़ेगा, जो चीज हो ही नहीं सकती वो बात मत बोलिए, ठीक है। जैसे कभी कभी बच्चे अजीबोगरीब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और बड़ा प्राउडली करते हैं, कहते हैं सर अब बताइए पिछले 10 सालों की सैलरी मेरे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कम कर दी गई है, एम्प्लॉयर ने हमको तनख्वाह ज्यादा दी थी, बाद में कहा चलो वापस करो। मतलब एम्प्लॉयर ने तनख्वाह दी थी 50,000 रुपए महीने के हिसाब से, और 10 साल बाद कह रहा है कि तुम्हारी तनख्वाह 50,000 नहीं थी 40,000 थी, पूरे 10 साल का तुम 10,000 रुपए महीना के हिसाब से वापस करो।
अगर सर ऐसा कह रहा है एम्प्लॉयर और हमने वापस कर दिया तो जो टैक्स हम ज्यादा भरे हैं वो हमें वापस मिल जाएगा। मैं कहता हूं ये भगवान, क्या ऐसा होता है? पहले ये बताओ, कभी ऐसा हो सकता है हम अपनी स्टाफ से कहेंगे चलो तनख्वाह तुमको ज्यादा दे दिए थे, पिछले 10 साल से लगातार ज्यादा दे रहे थे तुमको, तुम्हारी तनख्वाह इतनी नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो कहेगा कि पुरानी तनख्वाह तो छोड़ो, हम तो अभी तुरंत नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे पागल आदमी के पास हमको काम ही नहीं करना है जिसको 10 साल तक पता ही नहीं चला कि तनख्वाह ज्यादा चल रही थी। अरे ऐसा होता है क्या? यू नीड टू थिंक दैट वे। क्वेश्चंस वैसे फ्रेम कीजिए, लॉजिकल होने चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए कि प्रैक्टिकली मार्केट में ये चीज हो रही है कि नहीं। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूं, कभी कभी हमारे सामने बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना जो हम कहते हैं एक बात बताओ, क्या तुम खुद ऐसा करोगे? इसमें तुम्हारा ही घाटा हो रहा है। मतलब हम टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड कोई प्रोविजन समझा रहे हैं, उसमें बच्चा कर रहा है सर अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे करोगे क्या? ऐसा करने से तुम एक प्लानिंग कर रहे हो, तुम चतुराई दिखा रहे हो, और चतुराई दिखाने में तुम्हारा ही टैक्स ज्यादा लग जा रहा है, तो क्या ऐसी चतुराई दिखाओगे? क्या दिखाओगे ही नहीं। तो उसके लिए लॉ भी नहीं बना है, क्योंकि ऐसी बेवकूफी भरी चतुराई तो कोई दिखाता ही नहीं ना है कि कानून को उसे शिकंजा डालने की जरूरत है। अगर ऐसी चतुराई तुम दिखा रहे हो जिसमें तुम्हारा ही घाटा हो जा रहा है, सरकार को फायदा हो जाएगा, तो सरकार वैसे भी कानून नहीं बनाएगी, कहेगी जाने दो, करने दो ऐसी चतुराई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्या हर क्वेश्चन में इतना कहानी लिखेंगे क्या जितना इसमें लिखे थे? नहीं, अब जल्दी जल्दी बात करेंगे। डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ इज सिचुएटेड इन इंडिया। चलिए हो गई रेजिडेंट। कंट्रोल मैनेजमेंट सिचुएटेड इंडिया में है एचयूएफ की रेजिडेंट। मैनेजर ऑफ द एचयूएफ विजिटेड इंग्लैंड विथ हिज वाइफ फ्रॉम दिस टू दिस। कह रहा है जो मैनेजर था एचयूएफ का, मैनेजर का मतलब होता है कर्ता, ठीक है, कर्ता जो एचयूएफ का था वो अपनी बीवी के साथ इंग्लैंड गया था कुछ दिनों के लिए, ये रहा। अर्लियर टू दैट ही वॉज इन ऑलवेज इन इंडिया, वो हमेशा इंडिया में रहता था इसके पहले। एक बात बताइए, वो हमेशा इंडिया में ही रहता है तो डिसीजन कहां से लेता होगा? इंडिया में। अगर इस बार वो कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड चला गया तो क्या इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड से जाके डिसीजन ले रहा है? नहीं भाई, वो डिसीजन इंडिया में ही लेता होगा। ऐसा तो ही ना बोल रहा है कि वो इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से डिसीजन लेने लग गया। ठीक है, एक एचयूएफ है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, उसका कर्ता इंडिया में रहता है, ठीक है, इतनी बात का मतलब यही है कि वो इंडिया से डिसीजन लेता है। वो कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाए, पेरिस चला जाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये थोड़ी ना कह रहा है वहां जाके डिसीजन ले रहा है। प्रायः एक इंसान जहां रहता है वहीं डिसीजन लेता है। हम अगर कहीं गए ही हैं कहीं घूमने उमने के लिए तो वहां से डिसीजन ले लिए होंगे, ये ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर एक आध ले भी लिए होंगे तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि एक भी डिसीजन आप अगर इंडिया में लिए होगे तो आप रेजिडेंट हो। क्या वो पूरे साल इंडिया में रहा ही नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। अब देखिए वो रहा है इंडिया में, वो तो 14-23 को गया है, यानी अप्रैल में रहा, मई में रहा, जून में रहा, जुलाई में रहा, अगस्त के भी 14 दिन रहा इंडिया में। और वो प्राय इंडिया में रहता था तो इंडिया से ही ना डिसीजन लेता होगा, और एक भी ले लिया होगा तो रेजिडेंट है, इसलिए ये रेजिडेंट, ठीक है। अब अगली बात आती है, अगर वो रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरली है कि नहीं? अब इसके पहले तो हर साल वो इंडिया में ही था, इसी बार तो इंग्लैंड गया है, तो जो एडिशनल कंडीशन होती है कि करता 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट था। अरे तो बेटा करता 10 सालों में 2 साल नहीं, 10 के 10 साल रेजिडेंट था। दूसरी कंडीशन क्या? 730 दिन इंडिया में रहा था पिछले 7 सालों में। 730 दिन नहीं रहा था, पिछले 7 सालों में वो हर साल ही 365 दिन रहा था, इसलिए वो 730 दिन से बहुत ज्यादा रहा था, तो इसलिए ये ROR हो गया। चलिए अगला देखिए, दूसरा पार्ट। अ कंपनी हुज रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन अमेरिका हैड अ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर सम टाइम इन इंडिया। कह रहा है एक कंपनी है जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस तो अमेरिका में, यानी कंपनी रजिस्टर अमेरिका में हुई है, यानी फॉरेन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी। इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट सम टाइम इंडिया में था, मतलब इंडिया में कभी उसकी बीओडी मीटिंग हुई थी। अगर एक फॉरेन कंपनी की एक बीओडी मीटिंग भी इंडिया में हो जाए ना तो वो रेजिडेंट हो जाएगी, हो गई रेजिडेंट। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का चक्कर ही नहीं है कंपनी में, हो गया आंसर। तीसरा, इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर आर 3 पार्टनर्स, नेमली A, B and C. A and B reside in India while C in Germany. The firm is fully controlled by C. एक बार रुक जाइए यहीं पे,
बस इतने से मतलब निकालने की कोशिश कीजिए। एक पार्टनरशिप फर्म में उसके 3 पार्टनर ए बी सी, ठीक है। ए बी इंडिया में रहते हैं, सी जर्मनी में रहता है और सी ही कंट्रोल करता है फर्म को। तो यानी फर्म कहाँ से कंट्रोल होती है? जर्मनी से। क्लियर है यहाँ तक? सी जर्मनी में रहता है और फर्म सी से कंट्रोल होती है, तो जर्मनी से कंट्रोल होती है। समझ में आ गया? आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल होती है। लेकिन अभी कुछ और भी लिखा है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सी स्टेड फॉर 6 मंथ इन इंडिया। प्रीवियस ईयर में 6 महीने इंडिया भी रहा था। एक बात बताइए, वो प्रीवियस ईयर में 6 महीने इंडिया में रहा था, क्या बोल रहा है कि वहां से डिसीजन लिया था? नहीं, रहा होगा 6 महीने। हम 6 महीने क्यों, हम तो कह रहे हैं 9 महीने रहा हो इंडिया में। हम तो कह रहे हैं 11 महीने 29 दिन रहा हो इंडिया में, फर्क नहीं पड़ता इससे। वो इंडिया में रहा था तो डिसीजन लिया था कि नहीं, दैट इज मटेरियल। और ऐसा कोई भी बात क्वेश्चन नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि वो जर्मनी में ही रहता है तो जर्मनी से ही कंट्रोल करता है, यानी वहीं से डिसीजन लेता है। क्लियर है? वो इंडिया में रहा था, बस इतना बता रहा है। इंडिया में आके डिसीजन लिया था, एक भी ऐसा नहीं बता रहा है। अ फर्म whose control is wholly outside India and therefore the firm is non-resident. याद रहेगा ये डिस्कशन। इसी तरीके से आपको आंसर फ्रेम करने हैं। आई एम नॉट राइटिंग द आंसर्स, सेंटेंसेस नहीं लिख रहे हैं, आप खुद से कर लेंगे, मैं ये मान रहा हूं। अ वीआईपी क्लब इज इन इंडिया। एक वीआईपी क्लब है इंडिया में जिसका डायरेक्टर एक्स बिलोंग्स टू बांग्लादेश। उसका डायरेक्टर बांग्लादेश का है। द क्लब इज कंट्रोल्ड बाई मिस्टर एक्स। बस रुक जाइए अब यहीं पे। एक क्लब है इंडिया में, लेकिन क्लब क्या होता है? क्लब होता है एओपी। व्हाट इज एन क्लब? एओपी क्लब। ये क्या हुआ? एओपी हुआ। इसके ऊपर कौन सा रूल लगता है? रेजिडेंशियल स्टेटस वाला, जो लास्ट रूल था, फर्म एंड बाकी सभी पर्सन वाला, वो रूल लगेगा इसके ऊपर। आप कहोगे क्लब सर एओपी क्यों होता है? बीओआई होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सारे इंडिविजुअल्स होते होंगे क्लब्स में। नहीं बेटा, क्लब में ना मेंबरशिप कंपनीज को भी मिलती है। जैसे एक कंपनी मेंबरशिप ले लेगी तो उसके सारे डायरेक्टर मेंबर्स हो गए क्लब के, तो उसमें मेंबर्स जो होते हैं वो अदर देन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इसलिए क्लब एक एओपी कहलाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हाँ, अगर एक क्लब ऐसा है जिसमें नियम है, रूल है कि इंडिविजुअल ही मेंबर्स होंगे, ऐसा कुछ है, तो वो बीओआई है। ठीक है। तो हम जनरल बात करते हैं, तो एक ये एओपी है और इसके लिए रूल ये है कि एओपी का डिसीजन कहाँ से लिया जाता है, दैट नीड टू बी सीन। और यहाँ तक की बात से समझ में आ रहा है कि उसका डायरेक्टर बांग्लादेश का है और वो एक्स ही सारा कंट्रोल करता है, तो बांग्लादेश से ही कंट्रोल होता होगा, ये मैंने समझ में आ रहा है मुझे। तो ये क्या हो गई? नॉन रेजिडेंट हो गई। लेकिन आगे भी कुछ लिखा है। इन द प्रीवियस ईयर मिस्टर एक्स डिड नॉट कम फॉर सिंगल डे टू इंडिया। वो एक दिन भी इंडिया नहीं आया। अरे एक दिन भी इंडिया नहीं आया तब तो ठीक है, नॉन रेजिडेंट है ही। अगर वो इंडिया आ भी गया होता तो भी नॉन रेजिडेंट होता, क्योंकि इंडिया आ गया तो डिसीजन ले लिया, ये तो नहीं ना कह रहा है। ठीक है, अगर वो इंडिया आ भी गया होता तो भी रेजिडेंट नहीं हो जाता। इंडिया आ गया होता और डिसीजन इंडिया से ले लिया होता तो रेजिडेंट होता। वो तो रहा ही नहीं, इंडिया आया भी नहीं, तो ये नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंडिविजुअल्स के थे, ये आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। हम लोग सिर्फ अदर देन इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं इस समय। ये हो चुका है पहले की क्लास में, बाकी क्वेश्चंस जो हम स्किप करते जा रहे हैं। आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन नेपाल एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली। आर नेपाल में रजिस्टर्ड है यानी फॉरेन कंपनी है, एस इंडिया में रजिस्टर्ड है यानी इंडियन कंपनी है। ऑल द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आर लिमिटेड वर हेल्ड इन इंडिया। आर लिमिटेड जो फॉरेन कंपनी है उसकी सारी बीओडी मीटिंग इंडिया में हुई। वेयर एज ऑल द बोर्ड मीटिंग ऑफ एस लिमिटेड वर हेल्ड इन नेपाल। इंडियन कंपनी जो एस लिमिटेड है उसकी बीओडी मीटिंग सारी नेपाल में हुई। अच्छा, इंडिया वाली कंपनी की बोर्ड मीटिंग नेपाल में हो रही है और नेपाल वाली कंपनी की बोर्ड मीटिंग सारी इंडिया में हो रही है, ये कह रहा है। डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ बोथ द कंपनीज। आपको दोनों ही कंपनी की रेजिडेंशियल स्टेटस बतानी है। अगर एक फॉरेन कंपनी है, उसकी एक भी बीओडी मीटिंग इंडिया में हो गई तो वो रेजिडेंट है। ठीक है, और इसकी तो सारी इंडिया में हुई है तो इसलिए ये रेजिडेंट है। और इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है, बीओडी मीटिंग कहाँ पे हो रही है इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। तो इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट है, तो एस लिमिटेड रेजिडेंट होगी। आपका आंसर लिखवा दें इसका?
आंसर 12 आर लिमिटेड के लिए पहले लिख लें। आर लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी। A foreign company is said to be resident if any of its BOD meeting was held in India। उसकी एक भी BOD मीटिंग इंडिया में हुई तो वो रेजिडेंट है, ठीक है। सिंस ऑल द BOD मीटिंग वॉज हेल्ड इन इंडिया, यहाँ तो सारी ही हो गई थी, एक नहीं सारी ही हो गई थी। सिंस ऑल द BOD मीटिंग वॉज हेल्ड इन इंडिया, आर लिमिटेड इज रेजिडेंट। फिर एस लिमिटेड, एस लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। एस लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है। एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन 13 है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 आर एन सन्स HUF, आर एन सन्स एक HUF है, वॉज पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बाय इट्स कर्ता आर। पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, रेजिडेंट हो गई HUF। बाय इट्स कर्ता आर हुई सिटीजन ऑफ इंडिया बट स्टेज आउटसाइड इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया लेकिन इंडिया के बाहर रहता है। अच्छा। फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द HUF आर हैज बीन रेगुलरली विजिटिंग इंडिया। एक्चुअली HUF का काम धाम देखने के लिए वो इंडिया आता रहता है हमेशा। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ R हैज बीन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर फॉर लास्ट 12 years। शॉर्ट में आंसर लिखवाएं इसका, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। आंसर 13 कैसे लिखा जाएगा? HUF is partly controlled from India. ठीक है, therefore HUF is resident। ठीक है, अब एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं कर्ता से। एडिशनल कंडीशन में पहला, रेजिडेंट इन 2 out of 10 PY। क्या 10 PY में 2 साल रेजिडेंट होगा? हो जाएगा, 10 साल में 2 रेजिडेंट तो हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो 100 दिन रहता था, ठीक है। तो हर बार वो 100 दिन रहता होगा, पुराने 4 सालों का बेसिक कंडीशन बी सेटिस्फाई कर देगा, हर साल करेगा वो बेसिक कंडीशन बी सेटिस्फाई, हर साल 60 दिन से ज़्यादा और पुराने 4 सालों का 365 दिन से ज़्यादा, क्योंकि पुराने 4 सालों का 400 दिन हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिक कंडीशन बी satisfied in all year। So resident in 10 out of 10 PY, 10 में से 10 साल वो रेजिडेंट है। दूसरा, stayed for 730 days or more in preceding 7 PY। प्रीसीडिंग 7 PY में 730 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। नहीं, स्टेड फॉर 7 सालों में 100 दिन के हिसाब से हर साल कितना दिन रहा? 700 डेज। तो देयरफॉर वो रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, RNOR हो जाएगा। ठीक है, इसमें एडिशनल कंडीशन जो होती है वो कर्ता को सेटिस्फाई करनी होती है, कर्ता हैज टू सेटिस्फाई।
तो कर्ता जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है पहली कंडीशन, लेकिन दूसरी नहीं कर पा रहा है, तो दोनों ही करनी थी ना, इसलिए वो ऑर्डिनरली तो नहीं हो पाया। तो HUF रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास रिलेटिंग टू HUF कंपनी एंड फर्म एंड बाकी सभी पर्सन। तो वी हैव डन दिस। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे।